भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पढ़ते हैं, समझते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, तो मैं आपको बता दूं इसका पूर्ण नाम क्या था। इसका पूर्ण नाम क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें आपको समझनी और जाननी है। तो आपको याद कर लेना है, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसको पहले कहा जाता था भारतीय राष्ट्रीय संघ। क्या बोलते थे? भारतीय राष्ट्रीय संघ। याद कर लेना। तो भारतीय राष्ट्रीय संघ जो है इसका बेटा पूर्ण नाम था, बड़े प्यार से आपको याद कर लेना है। ठीक है, अब ये जो भारतीय राष्ट्रीय संघ से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसको बोलते हैं आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये किसके सुझाव पर हुआ था? ये हुआ था दादा भाई नेहरू जी के नाम सुझाव पर ये नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया था। सबसे बड़ी बात यहां पर आपको ये भी याद कर लेनी है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है ये शब्द कहां से लिया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये शब्द बेटा कहां से लिया गया है, तो आपको याद कर लेना ये शब्द जो लिया गया है वो लिया गया कहां से, तो याद कर लेना है नॉर्थ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका से मेरे प्यारे बच्चे इस शब्द को लिया गया, कौन सा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। क्लियर है? अब सबसे बड़ी बात, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आखिरकार अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है लोगों का समूह। तो याद कर लेना इसका अर्थ होता है लोगों का समूह। क्या होता है? लोगों का समूह। क्लियर है? अब सबसे बड़ी बात, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आखिरकार स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1885 को। लेकिन अब बात आती है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक फाउंडर कौन थे जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की? तो उनका नाम था ए.ओ. ह्यूम। जो ए.ओ. ह्यूम थे, इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बंबई में की थी। याद कर लेना। क्लियर है? ए.ओ. ह्यूम एक प्रकार से स्कॉटलैंड के निवासी थे और ये एक सैनिक अधिकारी थे। इनका पूरा नाम एलन ऑक्टेवियन ह्यूम था। याद कर लेना। ठीक है, इन्होंने एक पत्रिका चालू की थी जनता का मित्र और इनकी जीवनी लिखी थी विलियम वेडरबर्न ने। क्लियर, इतनी चीज आपको पता होना चाहिए। फिर बात आती है जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो उस समय वायसराय कौन था या गवर्नर जनरल भारत का कौन था? तो उनका नाम था लॉर्ड डफरिन। क्या नाम था? लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन के टाइम पर भारत में 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था। क्लियर हो गई बात? इतनी बात आपको बात समझ में आ गई। क्लियर, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चे संस्थापक तो एओ में, लेकिन अब सबसे बड़ी बात जो निकल कर ये आती है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्येक वर्ष अलग अलग जगह मीटिंग होती थी, अधिवेशन होते थे। तो पहला जो अधिवेशन हुआ था तो आप सबको याद करना है पहला अधिवेशन कहां पर हुआ? तो बड़े प्यार से मैं आपको बताना चाहता हूं पहला अधिवेशन। तो जब आप इसको मैप बनाओगे ऐसे इंडिया का तो आपको ऐसे बड़े प्यार से याद कर लेना है पहला अधिवेशन यहां पर हुआ था। यहां का मतलब क्या हो गया भैया? बंबई में। कहां पर? बंबई में। ठीक है, अब प्रत्येक अधिवेशन में कोई ना कोई अध्यक्ष होता था। तो पहले अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे इनका नाम था डब्ल्यूसी बनर्जी, व्योमचंद बनर्जी अध्यक्ष थे। और पहला जो अधिवेशन हुआ था इसमें टोटल कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो टोटल 72 लोगों ने इसमें भाग लिया था। तो इस प्रकार पहला अधिवेशन आपको यहां पे समझ में आ गया होगा, 1885 में हुआ था बंबई में। क्लियर है? फिर बात आती है कि दूसरा अधिवेशन, तो सेकंड वाला यहां पे लगा देना और जस्ट उसके अगले साल, क्योंकि लगातार प्रत्येक वर्ष बैठ के हो रही थी। तो दूसरा 1886। तो यहां पर जो आपको 1886 दिख रहा तो इससे पता चला ये वाला कहां पे हुआ? कलकत्ता में। तो आप इसको बता सकते हो सेकंड नंबर का अधिवेशन था 1886 कलकत्ता। अब दूसरे वाले के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? दादा भाई नेहरू जी। और दादा भाई नेहरू जी जो धर्म मानते थे वो मानते थे पारसी। क्या मानते थे? पारसी। तो आप कह सकते हो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष कौन बने? तो आप बता सकते हो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष दादा भाई नेहरू जी, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भारत में जाना जाता है। इसके बाद बात आती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन इसके जस्ट इसके बाद, और तीसरा अधिवेशन यहां पे लगा देना 1887। तीसरा मैप में तीसरे का मतलब हो गया क्या? तीसरे का मतलब हो गया 1887। क्या हो गया? 1887। कहां पर हुआ? मद्रास में। क्लियर है? अब इसमें कौन अध्यक्ष बने थे? बदरुद्दीन तैयब जी। सबसे बड़ी बात है नाम में क्लियर है। अगर तुम ये मुस्लिम अध्यक्ष थे, कैसे थे मुस्लिम? तो आपसे कह दिया जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बताओ, तो बदरुद्दीन तैयब जी का नाम आता है। 1887 मद्रास अधिवेशन में हुआ था। क्लियर है? हाँ, नेट गड़बड़ करने लगा। चलो, इतनी बात मेरे प्यारे बच्चे सभी बच्चों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, इतनी बात मेरे सभी बच्चों को बहुत अच्छे से, राधे राधे, जय श्री कृष्ण सभी बच्चों को। हाँ, फिर मेरे प्यारे बच्चे ये चीज आपको क्लियर हो गई। इसके बाद बात आता है चौथा अधिवेशन। तो चौथा अधिवेशन यहां पर हुआ और चौथा अधिवेशन इसके बाद मतलब 1888। तो जब 1888 में चौथा हुआ तो हम यहां पे देख लेते हैं चौथा अधिवेशन। ठीक, कब हुआ? 1888 में। कहां पर हुआ? इलाहाबाद, जिसको आज प्रयागराज कहते हैं। अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज जूल। तो नाम से क्लियर हो रहा होगा ये पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। तो पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन बने? जॉर्ज जूल। कहां पे अधिवेशन हुआ था? इलाहाबाद में। कब हुआ? 1888 में। तो इस प्रकार शुरू के चार आपको याद कर लेने। चार याद कैसे करोगे वो भी मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूं। ट्रिक आप कैसे याद करोगे? बकमई। क्या याद करोगे? बकमई। बकमई से मतलब होता बा से बंबई पहला, का से कलकत्ता दूसरा, मा से मद्रास तीसरा, इसे इलाहाबाद चौथा। और चारों अधिवेशनों के अध्यक्ष बता दिए। पहले के व्योमचंद बनर्जी हैं, दूसरे के दादा भाई नेहरू जी हैं, तीसरे के बदरुद्दीन तैयब जी हैं, चौथे से जॉर्ज जूल हैं। पहले अगर तुमसे कह दिया जाए अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे तो बदरुद्दीन तैयब जी, डब्ल्यूसी बनर्जी जिनको हम लोग बोलते हैं। लेकिन अगर तुमसे कह दिया जाए कि पहले पारसी अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तो दादा भाई नेहरू जी, पहले मुस्लिम अध्यक्ष तो बदरुद्दीन तैयब जी, पहले अंग्रेज अध्यक्ष तो आप बता सकते हो जॉर्ज जूल। तो इतनी चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर यहां पर हो गई होंगी। इसके बाद जो पांचवा अधिवेशन हुआ ये वाला, पांचवा 1889 में बंबई में फिर हुआ। अध्यक्ष बने थे सर विलियम वेडरबर्न। ये वही सर विलियम वेडरबर्न है जिन्होंने ए.ओ. ह्यूम की जीवनी लिखी, मतलब बायोग्राफी किसने लिखी है? विलियम वेडरबर्न ने। याद कर लेना। इसके बाद जो छठा अधिवेशन है, छठा ये कब हुआ? 1890 में। कहां पर हुआ? कलकत्ता में। किसकी अध्यक्षता में? फिरोज शाह मेहता की अध्यक्षता में। क्लियर है? याद कर लेना। प्रारंभिक चरण को उदारवादी काल कहा जाता है। ये एक प्रकार से जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का था वो प्रारंभिक अधिवेशन है सारे। क्लियर है? तो कुल मिलाकर चीजें आपको यहां पर बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो कमेंट करके मुझे बता दो आप सबकी इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई हैं कि नहीं क्लियर हो गई हैं, सारी चीजें आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है हमने सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से बता दी हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूरा पूरा हमने ब्यौरा आपको दिया है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चे अब हम कुछ देखते हैं कि कुछ हुए थे महत्वपूर्ण अधिवेशन। तो महत्वपूर्ण अधिवेशन यहां पर लगे हुए हैं 1891 से 1905 जो इंपॉर्टेंट है। तो जरा उन अधिवेशनों को हम लोग यहां पर नजर डाल लेते हैं। तो वो अधिवेशन हमारे लिए किस प्रकार से इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं 1891 में। तो जो 1891 में हुआ ये नागपुर में हुआ। नागपुर को हम लोग संतरा शहर बोलते हैं, ऑरेंज सिटी, जिसको जहां पर नागपुर में ये महाराष्ट्र पड़ता है और यहां पे नीरी का मुख्यालय भी है। और नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता पी आनंद चार्लू ने की थी। किसने की थी? पी आनंद चार्लू ने। बहुत अच्छे से चीज आप बड़े प्यार से बता सकते हो। क्लियर है? फिर मेरे प्यारे बच्चे 1892 में इलाहाबाद में हुआ। अध्यक्ष कौन थे? व्योमचंद बनर्जी। ठीक, 1893 में लाहौर, दादा भाई नेहरू जी। याद कर लेना। 94 मद्रास अल्फ्रेड वेब। तो इंपॉर्टेंट, अब इंपॉर्टेंट जहां से चालू होंगे वो आई मैं बना दे रहा हूं। इंपॉर्टेंट का मतलब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? जो 1896 का हुआ है कहां पे? कलकत्ता में। अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्ला सयानी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हुआ इस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया। ये वंदे मातरम वही है जो आनंद मठ में लिखा हुआ है। आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा ये लिखा हुआ है। तो आप बड़े प्यार से बता सकते हो। ठीक, पहली बार वंदे मातरम किस अधिवेशन में गाया गया? तो आप बता सकते हो 1896 कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता रहीमतुल्ला सयानी ने की थी। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट अधिवेशन मेरे हिसाब से आ रहा है वो ये आ रहा 1905 का। 1905 का भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे ये अधिवेशन हुआ है बनारस में और अध्यक्षता किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले ने। याद कर लेना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इन्होंने स्वदेशी आंदोलन को क्या किया था? स्वदेशी आंदोलन को समर्थन दिया था इस अधिवेशन में, क्योंकि 1905 में ही लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। तो एक प्रकार से इसी अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा स्वदेशी आंदोलन को समर्थन दिया गया था। अब बेटा अब बात कर लेते हैं आगे की तरफ। तो जब आगे की तरफ बात करते हैं तो जरा जानते हैं क्या इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, तो जब आगे की तरफ देखते हैं, अब आएगा गरम दल बनाम नरम दल काल चालू हो जाएगा, जो 1906 से 1909 तक का मेन माना जाता है। क्यों? क्योंकि बात समझना, जो 1906 का अधिवेशन था, 1906 का अधिवेशन था वो कलकत्ता में हुआ था। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितने इंपॉर्टेंट है मैं बता दे रहा हूं आपको। 1906 में कलकत्ता में हुआ था, अध्यक्षता दादाभाई नौरोजी ने की थी। जो दूसरा अधिवेशन भी भाई साहब 1886 वाला, वो दादाभाई नौरोजी ने कलकत्ता में किया था, जो एक प्रकार से आप बता सकते हो कि पारसी अध्यक्ष थे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इन्होंने पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किस अधिवेशन में किया गया? तो दादाभाई नौरोजी द्वारा कलकत्ता अधिवेशन 1896 में। क्लियर? इंपॉर्टेंट। अब इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट का मतलब ये वाला, ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट एम लगा दिया इसमें हमने। 1907 में अधिवेशन हुआ था, कहां पर हुआ था? सूरत। सूरत गुजरात में पड़ता है, ताप्ती नदी के किनारे। बच्चे इसके अध्यक्ष बने थे रास बिहारी घोष, और रास बिहारी घोष इसके अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि जो गरम दल और नरम दल थे, ये दोनों क्या हो गए थे? अलग हो गए थे। क्यों? कांग्रेस का पहला विभाजन। तो आप कह सकते हो कांग्रेस का पहला विभाजन मतलब नरम दल और गरम दल अलग कब हुए? तो सूरत अधिवेशन 1907 में। क्यों? अब नरम दल गरम दल क्या थे? मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। जो हिंसा को मानते थे वो गरम दल, जो अहिंसा में विश्वास रखते थे वो नरम दल होते थे। जैसे गोपाल के गोखले हो गए, फिरोज शाह मेहता हो गए, दादाभाई नौरोजी हो गए, ये सब नरम दल के नेता थे। लेकिन जैसे बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक हो गए, लाला लाजपत राय हो गए, ये सब गरम दल के नेता थे। तो बड़े प्यार से आप इसको बता सकते हो। हाँ, वेरी गुड, शाबाश मेरे प्यारे बच्चे, लव यू ऑल। अब इसके बाद जो अगला अधिवेशन होगा 1908 में मद्रास में रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में कांग्रेस संविधान का निर्माण, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 1909 में लाहौर अधिवेशन पंडित मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में, तो ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बात समझ लेना, जो इंपॉर्टेंट लाइन आखिरकार क्या है। कांग्रेस का मेन उद्देश्य था प्रारंभ में ब्रिटिश सरकार को संवैधानिक सुधारों की मांग करना, ठीक है। फिर 1905 के बंगभंग के बाद कांग्रेस अधिक ज्यादा उग्र हो गई, जब से लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। 1906 में कांग्रेस ने स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित कर दिया कि अब हमें अपने देश में रहना है, अपना ही शासन करना है। 1907 में लेकिन सूरत विभाजन से संगठन कमजोर हो गया। तो ये एक प्रकार से 4 पॉइंट आपको पूरे अभी तक का जितना पड़ा उसका निष्कर्ष निकल कर आ गया। क्लियर है? तो कहने का मतलब है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर है? तो आशा करते हैं ये चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चे अब बात करते हैं आगे की तरफ 1910 से 1919 के महत्वपूर्ण अधिवेशन। तो 1910 का इलाहाबाद में 10 साल ब्रिलियन बनते उतना इंपॉर्टेंट, लेकिन अब जो इंपॉर्टेंट आ गया वो ये आ गया इंपॉर्टेंट अधिवेशन। कौन सा? 1911 वाला। 1911 का अधिवेशन कहां हुआ था? कलकत्ता में। क्लियर है? सबसे बड़ी बात, अध्यक्ष कौन थे? बिशन नारायण धर। तो बिशन नारायण धर इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थे। साथ में इसी अधिवेशन में पहली बार रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा जो राष्ट्रगान था जनगण मन वो गाया गया। क्लियर है? याद कर लेना। इसके बाद 1916, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? 1916 वाला कैसे इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये लखनऊ में हुआ था और सबसे खास बात इसमें यह है कि इसकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने। और सबसे खास बात, ये लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। अब लखनऊ समझौता क्यों कहा जाता है? तो बात समझना, जैसे 1907 में नरम दल व गरम दल का विभाजन हो गया था, उसी प्रकार 1916 में याद कर लेना नरम दल और गरम दल एक हो गए थे। नरम दल व गरम दल, नरम दल व गरम दल क्या हो गए मेरे प्यारे बच्चे? नरम दल व गरम दल एक हो गए। कब? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। 1907 में अलग हुए, 1916 में एक हो गए। इसीलिए लखनऊ समझौता के नाम से फेमस है, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार द्वारा की गई थी। ठीक है, और इसी अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने एक कथन कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा। ये बाल गंगाधर तिलक ने इसी अधिवेशन में कहा था। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अधिवेशन में अगला बता रहा हूं 1917 में हुआ था। कहां पे? कलकत्ता में, जिसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी। ये एक आयरिश लेडी थी, लेकिन अब यहां इसीलिए सवाल आ जाता है, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? एनी बेसेंट। 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में, याद कर लेना। इसके बाद 1918 में विशेष अधिवेशन बंबई में हुआ, हसन इमाम इंपॉर्टेंट नहीं है। 1919 में अमृतसर मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वाला जो अधिवेशन हुआ ना, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हुआ था, जिसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू की थी। सबको पता है जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। रोलेट एक्ट के विरोध में डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी हो गई थी, जिसके लिए वहां पे सारे लोग बैठक कर रहे थे, जिसकी वजह से जनरल उडार ने गोलियां बरसवा दी थी। इसके बाद बच्चे बात आती है आगे की तरफ। जब आगे की तरफ बात आती है तो बात समझना बहुत ध्यान से, क्या समझोगे आप? फिर अब बात आती है कि गांधी युग का आरंभ। तो जब गांधी युग के आरंभ की बात कर दिया जाता है तो 1920 का कलकत्ता विशेष था, लाला लाजपत राय, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, इंपॉर्टेंट है यहां पर 1920 का अधिवेशन था, कहां पर? नागपुर में। अध्यक्ष थे सी विजय राघवाचारी। क्यों? कांग्रेस संगठन में परिवर्तन हुआ, प्रांतीय पुनर्गठन। फिर अब 1921 का अहमदाबाद, जिसकी अध्यक्षता हाकिम अजमल खान ने की। 1922 का गया, जिसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने की। 1923 का काकीनाडा मौलाना मोहम्मद अली ने की। 1923 का किसने की? मौलाना अली मोहम्मद ने। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको सीखना है 1924 का, कहां पर? बेलगांव। बेलगांव कहां पड़ता है? कर्नाटक, याद कर लेना। जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, गांधी जी का एकमात्र अध्यक्षीय अधिवेशन। तो गांधी जी ने कौन से अधिवेशन में अध्यक्ष की भूमिका निभाई थी? तो 1924 का बेलगांव, जो कर्नाटक में अधिवेशन हुआ था, वहां पर। क्लियर है? तो इस प्रकार आपको ये बात समझ आ गई होगी। इसके बाद बच्चे बात आती है 1925 का मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे ये अधिवेशन कानपुर में तो हुआ था, जिसकी अध्यक्षता कही जाती है कौन? भारत कोकिला सरोजिनी नायडू। जैसे स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी, उसी प्रकार भारत कोकिला नाइटिंगेल ऑफ इंडिया तो सरोजिनी नायडू। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस अधिवेशन की अध्यक्षता कानपुर वाले के 1925 में सरोजिनी नायडू ने की थी। तो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? सरोजिनी नायडू। भाई पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, ठीक है। लेकिन अगर तुमसे कह दिया जाए कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, एक शब्द यहां पे जुड़ रहा है, यहां पे भारतीय शब्द लगा हुआ है और यहां पर सिर्फ महिला लगा हुआ है, लेकिन यहां पर भारतीय महिला अध्यक्ष, तो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू, पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, याद कर लेना। 1928 का कलकत्ता अधिवेशन मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में। सबसे इंपॉर्टेंट फिर आ जाओ 1929 का लाहौर अधिवेशन, अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया। तो तुमसे पेपर में सवाल आएगा कि पूर्ण स्वराज का लक्ष्य किस अधिवेशन में? तो 1929 का लाहौर अधिवेशन। किसके द्वारा भैया? तो आपको याद कर लेना है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक, जिसकी वजह से 26 जनवरी 1930 को हम लोग पहली बार स्वाधीनता दिवस मनाए थे। क्लियर है? तो इस प्रकार आप ये सारे के सारे बता सकते हो। इसके बाद बच्चे आ जाओ आगे की तरफ। तो जब आप आगे की तरफ आओगे तो बात समझना बहुत ध्यान से, क्या समझोगे? जबरदस्त तरीके से 1931 का जो अधिवेशन है ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चे? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कराची में हुआ था क्योंकि भारत पाकिस्तान तब एक होता था। अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या हुआ था? इस अधिवेशन में मौलिक अधिकार की सबसे पहले मांग की गई थी और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम थे, लेकिन मौलिक अधिकार की मांग किस अधिवेशन में थी? तो आप बता सकते हो कराची अधिवेशन 1931, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा की गई थी। फिर बच्चे 1936 का लखनऊ अधिवेशन, जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। 1937 का अधिवेशन इंपॉर्टेंट है फैजपुर में। कहां पर? फैजपुर में हुआ था। अब तुम कहोगे फैजपुर कहां पड़ता है? तो फैजपुर याद करना मेरे प्यारे बच्चे, एमएच का मतलब होता है महाराष्ट्र, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है ये जो अधिवेशन था पहली बार गांव में आयोजित हुआ था। तो कौन सा ऐसा अधिवेशन है जो पहली बार गांव में हुआ था? तो 1937 का फैजपुर अधिवेशन था,
था जो गांव में हुआ था। उसके बाद बच्चे 1938 का हरिपुरा अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मेरे प्यारे बच्चे, जो हरिपुरा पड़ता है ये कहां पड़ता है? तो हरिपुरा पड़ता है जीजे मतलब गुजरात, याद कर लेना। इसके बाद 1939 का त्रिपुरी कहां पड़ता है? एमपी में, ठीक, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने इसी अधिवेशन बाद, त्रिपुरी अधिवेशन के बाद एक प्रकार से इसी अधिवेशन के बीच में ही इन्होंने क्या कर दिया था? इस्तीफा दे दिया था। इसी अधिवेशन के बाद इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, याद कर लेना, ठीक, क्योंकि 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने एक संगठन बनाया था जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आप बहुत अच्छे से बता सकते हो, सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1939 में। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, 1940 का अधिवेशन, रामगढ़, ठीक, अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद, जिनका जन्म, मौलाना अबुल कलाम आजाद का जो जन्म होता है वो 11 नवंबर को होता है। इसलिए 11 नवंबर को हम लोग नेशनल एजुकेशन डे मनाते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो बड़े प्यार से बता सकते हो भैया 11 नवंबर को, क्लियर है। फिर उसके बाद बहुत अच्छे से 40 जब आया तो उसके बाद 41 से लेकर 45 तक कोई अधिवेशन नहीं हुआ, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध चल गया था, सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था, क्लियर है। इसलिए फिर डायरेक्ट 1946 में अधिवेशन हुआ, कहां पर? मेरठ में, जिसकी अध्यक्षता जेबी कृपलानी के द्वारा की गई। और याद कर लेना, आजादी तक का, जब भारत को आजादी मिली 15 अगस्त 1947 को, तो इसलिए कहा गया कि आजादी के समय अगर अध्यक्ष पूछे जाए तो जेबी कृपलानी थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, ठीक है। लेकिन अगर तुमसे कह दिया जाए सबसे ज्यादा समय तक कौन अध्यक्ष बना रहा, तो अबुल कलाम आजाद। तो सबसे ज्यादा अध्यक्ष कौन रहा सबसे ज्यादा समय तक? अध्यक्ष तो आप बता सकते हो मौलाना अबुल कलाम आजाद, क्लियर है। इसके बाद 1948 का अधिवेशन जयपुर में हुआ, पट्टाभी सीतारामैया, क्लियर है, याद कर लेना। स्वतंत्रता के बाद ये स्वतंत्रता के बाद पहला अधिवेशन था, आफ्टर इंडिपेंडेंस, क्लियर है, फर्स्ट कन्वेंशन था। तो आप बता सकते हो स्वतंत्रता के बाद पहला अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा था? भैया जयपुर का 1948, पट्टाभी सीतारामैया की अध्यक्षता में। कुल मिला के इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। तो मेरे प्यारे बच्चे, जबरदस्त तरीके से इस प्रकार आपको एक चीज अगर क्लियर हो गई है तो कमेंट करके मुझे बता दो कि आप सबको चीजें क्लियर हो गई हैं। अब यहाँ पर देखो बहुत प्यारी चीज है, जैसे क्या यहाँ पर लिखी हुई है उपाधियां, क्या लिखी हुई है? उपाधियां। तो लोग उपाधियां बहुत अच्छे से समझेंगे और पढ़ेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा चलो इनको मैं बंद भी कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लो, हम तो सोचे तुमको क्लू मिल जाएगा। अब बताओ भैया ये उपाधियां कौन किसकी है, ठीक है, ये सवाल पेपर में आता है, तो जरा देख लेते हैं। जरा राष्ट्रपिता है, ये किसकी है? महात्मा गांधी जी की है, क्लियर है। अब सबसे बड़ी बात, महात्मा किसकी है? तो ये भी महात्मा गांधी की है। नेताजी किसकी है? तो आप बता सकते हो सुभाष चंद्र बोस जी की है। सरदार किसकी है? तो आप बता सकते हो वल्लभ भाई पटेल को, वल्लभ भाई पटेल, क्लियर है। ये प्रकार से उपाधि, जिनको उपाधि मिली है। देश रत्न राजेंद्र बाबू, तो आप बता सकते हो राजेंद्र प्रसाद, चाहे अजातशत्रु कह लो, कोई दिक्कत नहीं है। कायदे आजम किसकी है? कायदे आजम भैया मोहम्मद अली जिन्ना की थी। शेरे पंजाब किसकी है? लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, चाहे शेरे पंजाब कह लो, चाहे केसरी कह लो, केसरी पंजाब। इसके बाद मेरे बच्चे गुरुदेव किसकी है? गुरुदेव है रविन्द्रनाथ टैगोर की। इसके बाद लोकमान्य किसकी है? तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की, बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक की उपाधि का नाम क्या है? लोकमान्य। तो ये एक प्रकार से उपाधि है। तो आप कह सकते हो उपाधि कौन है? तो आप कह सकते हो प्राप्तकर्ता, क्लियर है। लेकिन अब अगर यहीं पे तुमसे कहेंगे कि आखिरकार ये उपाधियां दाता कौन है, दाता कौन समझते हो? ये उपाधियां आखिरकार किसको किसने प्रदान की हैं? तो बड़े प्यार से आप बताओगे जबरदस्त तरीके से। जैसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को किसने कहा? तो आप बता सकते हो सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। अब रेडियो के माध्यम से, क्लियर है। महात्मा गांधी को उपाधि है, ये बच्चे रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनको कहा था जब चंपारण सत्याग्रह इन्होंने किया था। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा गया, किसने कहा? तो जर्मनी का चांसलर था जिसको बोलते हैं एडोल्फ हिटलर ने, भैया इनको नेताजी के नाम से कहा, ठीक। उसके सरदार इनको वल्लभ भाई पटेल को किसने कहा? तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार कहा बारदौली की महिलाओं ने, किसने कहा? बारदौली की महिलाओं ने, क्लियर है। इसके बाद देशरत्न राजेंद्र प्रसाद भैया इनको किसने कहा? तो याद कर लेना महात्मा गांधी ने इनको देशरत्न कहा, राजेंद्र बाबू कहा। मोहम्मद अली जिन्ना, कायदे आजम जिन्ना, शहीद आजम भगत सिंह को कहते हैं, कायदे आजम जिन्ना को कहा गया। और ये जिन्ना को कायदे आजम किसने कहा? तो गांधी जी ने कायदे आजम जिन्ना को कहा था। शेरे पंजाब लाला लाजपत राय इनका नाम ही पड़ गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव किसने कहा? तो जब रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा कहा तो इन्होंने इनको गुरुदेव कहा। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, तो बहुत अच्छे से आपको याद कर लेना है, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। तो जबरदस्त तरीके से इसी प्रकार अगर तुमसे कह दिया जाए राजा उपाधि किसकी है? तो आप बता सकते हो राम मोहन राय, ठीक। अब ये उपाधि इनको किसने प्रदान की? राजा की उपाधि, तो आप बता सकते हो अकबर द्वितीय ने, याद कर लेना जबरदस्त तरीके से कि उपाधि और ये जबरदस्त तरीके से। इसके बाद आ जाओ आगे की तरफ। तो जब आगे आओगे अपनी किताब के अनुसार तो उसमें आपको मिलेंगे युद्ध, ऐतिहासिक लड़ाइयां। तो जब ऐतिहासिक लड़ाइयों की बात करोगे, हम तुमको ऑलरेडी इतिहास पूरा पढ़ा चुके हैं, सारे युद्ध आपको पता है, लेकिन एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि आपकी भी एक प्रकार से किताब में प्रमुख भारत की ऐतिहासिक लड़ाइयां। तो इन ऐतिहासिक लड़ाइयों में अगर मैंने जो छांटा पहले निकल कर आया मध्यकालीन युद्ध, आखिरकार, ठीक। जैसे तराइन का पहला युद्ध आप सबको पता है 1191 में पृथ्वीराज चौहान कौन थे? तृतीय, ठीक। इसमें ये जीत गए थे, गौरी हार गया था तराइन के पहले युद्ध में। दूसरा तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था, इसमें गौरी जीत गया था और पृथ्वीराज चौहान हार गए थे, क्लियर है। उसके बाद चंदावर का युद्ध भैया 1194 में हुआ था, किसके? जयचंद इसमें पराजित हुआ था, प्लस मोहम्मद गौरी के बीच में, गौरी जीत गया, जयचंद भैया हार गया, क्लियर है, याद कर लेना। पानीपत का पहला युद्ध 1526 में, बाबर के सारे युद्ध पढ़ाए हैं, बाबर ने किसको हराया? इब्राहिम लोदी, बाबर जीत गया, इब्राहिम लोदी हार गए। उसके बाद खानवा का हमने बताया था, पान खा चल घर, ये बाबर के 4 युद्ध थे, पान खा चल घर, इनको आप क्रम से लगातार बता सकते हो, पान खा चल घर। खानवा का बाबर ने राणा सांगा को हराया, बाबर जीत गया, राणा सांगा हार गया, बाबर सब जीता है। चंदेरी का बाबर जीत गया, मेदिनी राय हार गया। घाघरा का बाबर जीत गया और प्लस अफगान हार गए थे भैया, ठीक है। तो कुल मिला के आप बता सकते हो, जब सारे सवाल तुम पढ़े हुए हो सारे, ठीक है। उसके बाद अब आ जाओ चौसा का युद्ध 1539 में हुआ, शेरशाह ने हुमायूं को, शेरशाह जीत गया, हुमायूं यहाँ पे हार गया था। फिर कन्नौज बिलग्राम का 1540 में शेरशाह और हुमायूं के बीच में, हुमायूं इस युद्ध को हार गया और स्थिति ये हुई हुमायूं की कि इनको भारत छोड़कर, दिल्ली की गद्दी छोड़कर यहाँ से जाना पड़ा। शेरशाह ने यहाँ पे सूरवंश अपना स्थापित कर दिया, ये स्थिति, ये नौबत आ गई थी इनकी। इसके बाद पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ, ठीक। जैसे पानीपत का प्रथम युद्ध ये वाला था, द्वितीय 1556 में अकबर जीत गया, हेमू हार गया। लेकिन इस युद्ध को सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी अकबर के संरक्षक बैरम खान होता तो ये युद्ध अकबर ने जीता था, क्योंकि इस युद्ध को अकबर तो राजा नाम मात्र का था, लड़ा उसने था नहीं। तालीकोटा का युद्ध 1565 बताया था, विजयनगर साम्राज्य का पतन, मतलब ये विजयनगर साम्राज्य प्लस बहमनी साम्राज्य के बीच में हुआ था। बहमनी साम्राज्य के लोग यहाँ से जीत गए थे। तालीकोटा जिसको हम लोग बोलते हैं राक्षस तांगड़ी बोलते हैं या बन्नी हट्टी बोलते हैं। कृष्णा और जो तुंगभद्रा के बीच नदी का द्वाब है उसको लेकर लड़ाई यहाँ पर हुई थी, उसको लेकर यहाँ पर युद्ध हुआ था, ये चीज आप यहाँ पर बता सकते हो। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चे आ जाओ आगे की तरफ। तो जब आप आगे की तरफ आओगे तो जबरदस्त तरीके से आपको याद कर लेना, क्या याद रखना है?
याद ये रखना बच्चे, जो आधुनिक काल के युद्ध हैं इनको जरा देख लेते हैं। जैसे प्लासी का युद्ध 1757, ठीक, अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हरा गया, सिराजुद्दौला यहाँ पे हार गया। अंग्रेज में रॉबर्ट क्लाइव जो लड़ रहा था, मीर जाफर ने धोखा दे दिया था ना सिराजुद्दौला को, जो बंगाल रॉबर्ट क्लाइव युद्ध को जीत गया था, ठीक। फिर वांडीवास के 1760 में अंग्रेज जीत गए और फ्रांसीसी हार गए वांडीवास में। बक्सर का 1764 में अंग्रेज जीत गए और मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम दोती, ये 3 लोग मिलकर एक साथ लड़ रहे थे, तब भी लोग हार गए। और अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो उनका सेनापति था, उसने अंग्रेजों को युद्ध जिता दिया। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हम लोगों ने 1857 को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है, ठीक है। बीडी सावरकर ने, जो अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 की क्रांति है कही जाती है। स्वतंत्र भारत के युद्ध देखते हैं। भारत चीन युद्ध 1962 में हुआ, पहला भारत पाकिस्तान 1965 में, द्वितीय भारत पाकिस्तान 1971 में, बांग्लादेश का जिसमें निर्माण हुआ है द्वितीय भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? 1914 से 1918 के बीच में। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? 1939 से 1945 के बीच में, याद कर लेना। इसके बाद बच्चे अब आ जाओ सामाजिक सुधार अधिनियम। तो जब सामाजिक सुधार अधिनियम की बात करते हैं चला तो देख लेते हैं। सामाजिक सुधार में सबसे पहले याद कर लेना सती प्रथा। सती प्रथा जो निषेध अधिनियम आया था इसको बंद करने का 1829 में आया था, किसके द्वारा? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा आया था कि विधवा महिला जो होगी तो उसको पति के साथ आप उसकी चिता में जलाया नहीं जाएगा, यही बेटा था, ठीक। सती प्रथा को पूर्णतः अवैध घोषित किया गया। विधवा पुनर्विवाह, अब जैसे मान लो कोई महिला विधवा हो गई तो क्या वो दोबारा विवाह कर सकती? बिल्कुल, तभी यहाँ पे कहा गया है विडो रीमैरिज एक्ट। ये कब आया? 1856 में। गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग, विधवाओं को पुनर्विवाह का कानूनी अधिकार मिला और इसमें सबसे बड़ा योगदान दिया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। जैसे सती प्रथा जो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा एक प्रकार से बंद की गई थी तो प्रमुख योगदान पता किसका दिया गया था? तो इसमें प्रमुख योगदान जो था वो राजा राम मोहन राय का था। राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा कांड लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने किया था। तो यहाँ पे आप बता सकते हो राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा कांड लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1829 में किया था। इसी प्रकार ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सहयोग से विधवा पुनर्विवाह नियम 1856 लागू किया। फिर दास प्रथा कांड लॉर्ड एलन बरो ने किया था 1843 में, जिसमें यह कहा गया था कि भारत में अब किसी भी व्यक्ति को दास मतलब गुलाम नहीं बनाया जाएगा। दास प्रथा को इन्होंने समाप्त कर दिया था। इसके बाद बच्चे नेटिव मैरिज एक्ट। तो जब नेटिव मैरिज एक्ट की बात आएगी तो बड़े प्यार से आप बता सकते हो, क्या बताओगे? चाहे इसको नेटिव मैरिज एक्ट बोलो या विशेष विवाह अधिनियम बोलो, ये लॉर्ड नॉर्थब्रुक के द्वारा लाया गया था। इसका मतलब यह था कि पहली बार अंतरजातीय विवाह को वैलिड माने गए। उसके बाद एज ऑफ कंसेंट एक्ट, एज ऑफ कंसेंट एक्ट ये कब आया? ये आया 1891 में, 1891। किसके टाइम पे? लॉर्ड लैंसडाउन के टाइम पे। लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 12 वर्ष निर्धारित की गई इस एक्ट के तहत 1891 में जो आया नॉर्थब्रुक के द्वारा, क्लियर। इसके बाद एक आया सारदा एक्ट लॉर्ड इरविन के टाइम पे। इसमें कहा गया कि जो बच्चों का विवाह होता है उसको एक प्रकार से निषेध घोषित किया जाता है, जिसमें कहा गया कि लड़की की उम्र न्यूनतम 14 साल होनी चाहिए और लड़के की न्यूनतम उम्र 18 साल होनी चाहिए, तभी विवाह हो सकता है वरना विवाह नहीं होगा, ठीक है। तो इस प्रकार आप बता सकते हो। इसके बाद बच्चे आ जाओ, इसके बाद है मुस्लिम सामाजिक धार्मिक आंदोलन। तो ये जरा देख लेते हैं। इसमें क्या है? फराजी आंदोलन एक 1819 में हुआ था, स्थान था फरीदपुर बंगाल में, किसके द्वारा? हाजी शरीफुल्लाह। इस्लाम में सुधार और अंधविश्वास समाप्त करना। फिर हुआ था वहाबी आंदोलन 1839 में, पटना में हुआ था, सैयद अहमद बरेलवी के इस्लाम को शुद्ध रूप में स्थापित करना। देवबंद आंदोलन 1867 में हुआ था, देवबंद सहारनपुर, संस्थापक थे मौलाना कासिम ननौतवी, रशीद अहमद गंगोई, इस्लामी शिक्षा का प्रसार, ठीक है। इसके बाद अब आ जाओ सारे अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खान के नेतृत्व में हुआ था 1875 में। उद्देश्य था मुस्लिमों में आधुनिक शिक्षा का प्रसार। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना भी भैया सर सैयद अहमद खान के द्वारा की गई थी। अहमदिया आंदोलन 1889 से 90 के बीच में हुआ था, क्लियर है। स्थान था कादियान, पंजाब में हुआ था, मिर्जा गुलाम अहमद इसके मेन संस्थापक थे। इसके बाद आ जाओ सारे प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं जितना हमने पढ़ा है, और आज से हमारी आधुनिक इतिहास पूरी समाप्त होती है। अब आधुनिक इतिहास में हमारा कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। हाँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मेरे प्यारे बच्चे कब हुई थी तो आप बता सकते हो? 28 दिसंबर 1885 को। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां हुआ था तो आप बता सकते हो? बंबई में हुआ था, 1885 में हुआ था, जिसकी एक प्रकार से अध्यक्षता जो की थी वो भैया किसने की थी? डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने की थी, क्लियर है, याद कर लेना। इसके बाद कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। जो सरोजिनी नायडू थी वो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी, दोनों में फर्क याद कर लेना, ठीक है। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, लेकिन जो एनी बेसेंट है ना ये बेटा 1917 का अधिवेशन हुआ था, कहां पर? कलकत्ता में, उसमें अध्यक्षता इन्होंने की थी। और जो सरोजिनी नायडू पहली भारतीय महिला अध्यक्ष वो 1925 कानपुर अधिवेशन हुआ था, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ? लाहौर 1929, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कांग्रेस अधिवेशन अध्यक्ष थे, क्लियर है। उसके बाद सूरत विभाजन कब हुआ? 1907 में, जो गरम दल और नरम दल अलग अलग हो गए थे, ठीक है, याद कर लेना। महात्मा की उपाधि गांधी जी को किसने दी थी? महात्मा की उपाधि गांधी जी को सुभाष चंद्र बोस ने रेडियो के माध्यम से दी थी। किसके माध्यम से? रेडियो के माध्यम से। अगला, नेताजी की उपाधि किसे दी गई? सुभाष चंद्र बोस को दी गई। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ? 1526 में हुआ। दूसरा कब हुआ? 1556 में हुआ। तीसरा कब हुआ? 1761 में हुआ। पानीपत जो पड़ता है मेरे प्यारे बच्चे वो हरियाणा राज्य में पड़ता है, ठीक। और पानीपत को हम लोग एक प्रकार से बुनकरों का शहर कहते हैं। क्या बोलते हैं? बुनकरों का शहर। अगला सवाल, प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 में हुआ है, रॉबर्ट क्लाइव प्लस सिराजुद्दौला के बीच में, जिसमें सिराजुद्दौला को उसके सेनापति मीर जाफर के द्वारा धोखा दे दिया गया था। 1764 में जो हुआ वो बक्सर का युद्ध हुआ, याद कर लेना, ठीक, बक्सर युद्ध। और ये भी मैंने आपको बताया था बक्सर ये बिहार में पड़ता है। 3 लोग संयुक्त सेनाएं थी, बंगाल के नवाब थे, अवध के नवाब थे, ठीक है, हाँ, और मुगल सम्राट थे, और दूसरी तरफ अंग्रेजों की तरफ से सेनापति हेक्टर मुनरो था। बक्सर का कब हुआ? 1764 में, अभी मैंने बताया आपको। सती प्रथा कांड किसने किया? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने किया। कब किया? 1829 में किया, राजा राम मोहन राय के सहयोग से किया, याद कर लेना। फिर इसके बाद आता है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? तो विधवा पुनर्विवाह जो अधिनियम पारित हुआ 1856 में पारित हुआ। ये चीज यहाँ पर आपको याद कर लेनी है, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग के द्वारा और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया था, ठीक है, याद कर लेना। इसके बाद सारदा एक्ट बेटा कब पारित हुआ? तो सारदा एक्ट जो पारित हुआ 1929 में हुआ, और लॉर्ड इरविन के टाइम पे, किसके टाइम पे? इरविन के टाइम पे। और इसमें कहा गया कि अब कोई भी बाल विवाह नहीं किया जाएगा, जिसमें अगर कोई भी लड़के की उम्र 18 साल है और लड़की की उम्र मिनिमम 14 साल होनी चाहिए, तभी विवाह संभव है, वरना विवाह नहीं होगा। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक जो थे जिनका नाम था सर सैयद अहमद खान। अगला, देवबंद आंदोलन की स्थापना मेरे प्यारे बच्चे कब हुई? तो देवबंद आंदोलन बड़े प्यार से आप बता सकते हो। हाँ, देवबंद आंदोलन 1867 सहारनपुर वाला है। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1192 में हुआ, पहला 1191 में हुआ था, 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था, बड़े प्यार से आप बता सकते हो। हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ? हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था, किसके बीच? अकबर और महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम पेपर पूछता है तो बताना पड़ता है, चेतक नाम था। क्या नाम था? चेतक। गांधी जी ने केवल एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, वो भी कब बने थे? 1924 बेलगांव। और बेलगांव कहां पड़ता है तो आपको याद कर लेना है, मेरे प्यारे बच्चे, कर्नाटक में पड़ता है। अगला, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसे कहते हैं? जो 1857 की क्रांति थी वही तो भैया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से तो जानी जाती है, जो एक प्रकार से सबसे पहले मंगल पांडे के द्वारा बीएनआई सैनिक थे तो वहीं से शुरू की गई थी। उसके बाद उनको फांसी दे दी गई थी, जिसके बाद मेरठ से इसकी शुरुआत मान ली जाती है पैदल सेना टुकड़ी द्वारा। फराजी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो फराजी आंदोलन के जब तुमसे संस्थापक पूछे जाए तो बड़े प्यार से बता सकते हो, हाजी शरीफुल्लाह, क्लियर। इस प्रकार हमारे सारे प्रश्न यहाँ पे समाप्त होते हैं, सारे प्रश्न क्लियर होते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चे आपको सबसे पहला जब क्लास ओवर हो जाए तो यहाँ पर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्या बताना है? कमेंट बॉक्स में ये बताना है क्लास आपको कैसी लगी, क्लास कैसी लगी, ठीक। पहला प्रश्न आपको ये बताना है। दूसरा प्रश्न मेरे प्यारे बच्चे आपको ये बताना है कि आपने एशियंट हिस्ट्री, आपने एशियंट प्लस मेडिवल
और प्लस आज मॉडर्न हिस्ट्री भी लूसेंट की पूरी पढ़ ली है। सारे टॉपिक इसके, सारे टॉपिक इसके, सारे टॉपिक इसके, ऑल कंप्लीट जो तुम्हारा लूसेंट में है। ठीक है, देखो मैंने जो बोला था पूरा वादा किया है। ठीक, अब बात समझ लो। अब इसके बाद मेरे प्यारे बच्चे आता है, इसमें 3-4 पेज है जिसको हम लोग बोलते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के नाम से। क्या बोलते हैं? वर्ल्ड हिस्ट्री। तो वर्ल्ड हिस्ट्री जो है ना, वर्ल्ड हिस्ट्री का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वर्ल्ड हिस्ट्री का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वर्ल्ड हिस्ट्री का मैं ऑलरेडी आपको बाद में चीजें करवा दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। लेकिन अगर आप कमेंट करके बताओगे कि सर विश्व इतिहास की भी एक वीडियो आप लेकर आइए लूसेंट के अकॉर्डिंग, तो भैया हम विश्व इतिहास की भी वीडियो आपको करा देंगे, क्योंकि 5 पेज है तो एक क्लास की लगेगी। तो आप बताइए वर्ल्ड हिस्ट्री करानी है कि नहीं करानी, क्योंकि इसके बाद मैं डायरेक्ट भूगोल शुरू कर दूंगा। लेकिन उसके पहले जैसे मैंने एशियन खत्म किया था उसकी प्रैक्टिस करवाई थी, मिडिवल खत्म किया था उसकी प्रैक्टिस करवाई, इसी तरह आप चाहते हो जितने पेज हमने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़े हैं तो क्या सारे पेजों से अच्छे प्रश्न निकालकर उनकी प्रैक्टिस की जाए? तो आप ये कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, ये सारे प्रश्नों के जवाब देने हैं बेटा। ठीक है, हाँ मैं कल ही क्लास लेकर आऊंगा। कल तो मैं पहले क्लास लाऊंगा कि मॉडर्न हिस्ट्री के संपूर्ण आर प्रैक्टिस। ठीक है, संपूर्ण। फिर उसके बाद मैं आपको बता दूं त्रिशूल बैच 6.0 हमारे बैच का नाम है, लाइफ टाइम वैलिडिटी है, लूसेंट एनसीईआरटी घटना चक्र का मिश्रण, जो आपको प्राइस 28 नाम दिख रहा है। यहाँ पे कूपन कोड आप लगा सकते हो राम 60 और ये बैच आपको 1140 रुपए का मिल जाएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चे सारी चीज आप देख सकते हो। ये बैच आपको मिलेगा कहां? फिनिक्स एकेडमी उन्नाव एप्लीकेशन पर। किसी प्रकार की समस्या के लिए इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। यहाँ पर आपको बैच मिल जाएगा, यहाँ पर इस क्लास की आपको फ्री में पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो आशा करते साथियों पूरी स्ट्रीम ने करा दिया। आप सब कहते थे ना कि सर आप कराते नहीं, तो आपके प्रश्नों का जवाब शायद मिल गया हो। मैंने पूरी कराई है, मैंने सारे पेज आपको पढ़ाए हैं। अब आप खुद सोच के देखो कि आपको हिस्ट्री में कितना याद है। ठीक है, हाँ आप सब बोलोगे, कमेंट भर के बताइएगा कितने लोग वर्ल्ड हिस्ट्री के एक लेक्चर लेना चाहते हो। ठीक है, वो भी हम पढ़ा देंगे आपको। ठीक है, उसके ठीक है, तो साथियों आशा करते हैं आप सबको क्लियर हो गया होगा। विदा लेते हैं, मिलेंगे आपको नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। लग चुकी है तलम मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ये ठोकरें कहती है हमारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। गायत्री मंत्र में आप सभी का दिल खोलकर